नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में विचार करेंगे। अगर इनमें से किसी भी पद को हटाने की प्रक्रिया आएगी तो इन सबकी प्रक्रिया एक है और संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है और राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए यानी कि सीएजी और सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया में यह कह दिया गया है कि इन अधिकारियों को महालेखा परीक्षक एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से पद से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। इतना बस कह दिया गया है। ठीक है, प्रक्रिया सेम है। अब ये इनकी जो हटाने की प्रक्रिया होती है इसमें आरोप दो लगे होते हैं तो ही ये हटते हैं। नंबर 1 सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जाता है। यदि उन पर कोई आरोप है कदाचार का, कोई ऐसा बिहेवियर है जो प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है, ऐसा कोई व्यवहार है जो कि उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है, तब उनके खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव आ सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के विरुद्ध और ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सीएजी के खिलाफ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी जज या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के खिलाफ महाभियोग के द्वारा कोई भी अधिकारी अभी तक हटाया नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसा जरूर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के खिलाफ आया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। ऐसे ही न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध भी प्रस्ताव आया था लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। ठीक है ना, तो इसको भी हम महाभियोग कहा जाता है, लेकिन महाभियोग संविधान में नहीं लिखा है। क्योंकि अगर हम संवैधानिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि महाभियोग चलाया जाएगा, क्योंकि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल इनके संविधान में नहीं किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में इनको हटाने के लिए, इन अधिकारियों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल केवल एक ही जगह होता है जब राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाना होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया महाभियोग इसलिए कहते हैं इनको भी हटाने के लिए, चूंकि बहुत कुछ राष्ट्रपति को जिस प्रकार से पद से हटाया जाता है, जो प्रक्रिया संविधान में बताई गई है, सेम वैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग चलाया ही जाता है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में चलाया जाता है महाभियोग, इसलिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल होता है। और इन अधिकारियों को भी हटाने के लिए संसद में ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, इसलिए इनके लिए भी हम सामान्य शब्दावली में, सामान्य भाषा में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या है? सिद्ध कदाचार और अक्षमता का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वही प्रक्रिया हाई कोर्ट जज, सीएजी, सीईसी पर भी लागू होती है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं कि ये सिद्ध कदाचार और अक्षमता हम कैसे, अथवा अक्षमता को हम कैसे पता लगाएंगे। तो महाभियोग प्रक्रिया के चरण क्या है? आजकल आप देख रहे हैं कि विवाद बहुत उत्पन्न हो रहे हैं और अभी आपने एक सूचना और जानकारी आपने सुनी होगी, पेपर में आया है कि कथित तौर पर जले हुए नोट प्राप्त हुए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से। तो एक पेपर में रोज ये विवाद उत्पन्न हो रहा है और 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है और ये कमेटी हाईली जुडिशरी कमेटी है, चूँकि विभिन्न राज्यों के जो आपके हाई कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी में मेंबर हैं। अब वो अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही इससे पहले भी बी रामास्वामी पर और सौमित्र सेन पर तमाम प्रकार के आरोप लगे थे, तब इनके विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्रवाई महाभियोग जैसी लाई गई थी। लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को ससम्मान तरीके से उनको हटने का मौका दिया जाता है। तो ऐसे ही प्रक्रियाएं हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा में भी लागू रही हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया के चरण क्या हैं।
देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या सीएजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा, या ऐसा इनके खिलाफ कोई प्रक्रिया आएगी, जो कि संविधान में लिखा है। संविधान में ये कहा है कि संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाएगा सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता की दशा में। और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को अपने तरीके से अगर कोई एक्ट बनाकर निर्धारित किया सकता है, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था कि किस प्रकार से प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसमें विशेष बहुमत के बारे में की बात की गई थी। तो अब देखिए, अगर हमको संविधान में इनके खिलाफ कोई आरोप आता है और उस आरोप की अगर जांच होती है, तो हमारी क्या प्रक्रिया होगी, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि प्रारंभिक दौर पर हमें सदन के दोनों जो सदन हैं, संसद के दोनों में से कोई सदन को इस प्रक्रिया को प्रारंभ करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई लोकसभा करे या राज्यसभा करे, किसी भी सदन से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अगर लोकसभा से होगी तो कम से कम 100 सदस्य, अगर राज्यसभा से होगी तो कम से कम 50 सदस्य समर्थन करेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ कदाचार या अक्षमता का आरोप बन रहा है। पहले प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कदाचार और अक्षमता का आरोप सही है। अगर लोकसभा ने इस विषय को उठाया है तो 100 सदस्य समर्थन करेंगे। अगर ये विषय राज्यसभा में उठा है तो 50 सदस्य समर्थन करेंगे। किसी भी सदन से कार्रवाई प्रारंभ होती है। जब वहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको जाता है वहाँ के सभापति या अध्यक्ष के पास। मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्यों ने समर्थन करके प्रस्ताव पारित किया या अपना प्रस्ताव दिया, तो वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष के पास ये प्रस्ताव जाएगा कि भाई 50-100 लोगों ने ये लिख कर दिया है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इनके विरुद्ध कदाचार के आरोप हमारे सामने लाए गए हैं। तो जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होगा वो उसकी समीक्षा करेंगे, हो सकता है अपने तरीके से जांच कराएं। अगर यही विषय राज्यसभा के 50 सदस्यों ने लिख कर दे दिया कि इस पदाधिकारी, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे नियंत्रक मालिका परीक्षक हो, इनसे अगर किसी प्रकार को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये अपने पदों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य दायित्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये अपने संवैधानिक पद की गरिमा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव ला सकते हैं 50 सदस्य कि महाभियोग चलाया जाए। अगर राज्यसभा लाया है तो ये प्रस्ताव जब सभापति के पास जाएगा और सभापति चाहेंगे, सभापति का आशा है उपराष्ट्रपति महोदय, कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो सभापति महोदय इसकी समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में रीजनेबल बात है और ये लगता है कि ये किसी राजनीति से प्रेरित चीज़ नहीं है, और ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया ऐसा ये विषय संवेदनशील है और वो अपनी इसकी जांच करा लेते हैं आंतरिक किसी कमेटी से, और उनको पावर पाता है सभापति या लोकसभा अध्यक्ष पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सही है और जो ये प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे। अगर ये लोकसभा के द्वारा उठाया गया विषय था और लोकसभा के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि कहीं ना कहीं कदाचार का विषय बन रहा है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठित करेंगे। अगर ये राज्यसभा ने स्वीकार किया कि हाँ इनके विरुद्ध कदाचार आया का विषय सही पाया जा रहा है, तो राज्यसभापति महोदय 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे और इस 3 सदस्यीय समिति के गठन में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होंगे, कोई एक व्यक्ति होगा। सीएजी ये तो स्वयं अपने आप को नॉमिनेट कराएंगे या किसी अन्य न्यायाधीश को कर देंगे। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिया जाएगा। भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें से किसी को एक मुख्य न्यायाधीश को ले लिया जाएगा। और तीसरा, एक प्रतिष्ठित विद्ववेत्ता होगा, ज्यूरिस्ट होगा, रिकॉग्नाइज्ड या रिनॉन्ड ज्यूरिस्ट होगा। ठीक है, ये 3 सदस्यीय कमेटी पूरे प्रकरण की जांच करेंगी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार का ये आरोप आया है, अक्षमता का आरोप आया है, चाहे वो जज हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो, तो अगर ये आरोप की जांच करेंगे और जो जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उनकी गहन जांच करेंगे।
गहन जांच करने के बाद अगर इस कमेटी को लगता है कि जो लगाया गया कदाचार का आरोप है सदन के द्वारा वो सही है, अगर ये सही है कि रिपोर्ट जाती है तो संसद में बहस होगी। अगर समिति न्यायाधीश को कथित कदाचार और अक्षमता, यहां न्यायाधीश शब्द मैंने लिखा है, न्यायाधीश की जगह आप न्यायाधीश लिख लीजिएगा, ऑब्लिक करके सीसी लिख लीजिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक लिख लीजिएगा, क्योंकि तीनों पर ये लागू है। यह समिति न्यायाधीश को अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अथवा सीएजी को कथित कदाचार या क्षमता का दोषी पाती है तो संसद में बहस होती है और संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी। अब ध्यान रहे, विशेष बहुमत को डिफाइन कर लीजिए। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके मेंस में पूछा जा सकता है, आपके प्री परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इन अधिकारियों को हटाने के लिए विशेष बहुमत का क्या आशय है। अब विशेष बहुमत का आशय देखिए, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत। आपको पता है कि 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो 545 सदस्य के आधे जो होंगे 223 सदस्य, कम से कम 223 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। 223 सदस्य समर्थन करेंगे, कम से कम 223 सदस्य समर्थन करेंगे कि हम इस बात का प्रस्ताव की मंजूरी देते हैं कि ये कदाचार के दोषी हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य बहुमत, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये सामान्य बहुमत हो गया। अब दूसरा प्रस्ताव क्या होगा, एक तो हम ये देखेंगे कि जितनी संख्या है लोकसभा राज्यसभा में उसके आधे से अधिक लोग पक्ष में आए। अब 250 अगर सदस्य हैं हमारे आपके राज्यसभा में तो 226 सदस्य पक्ष में बात करेंगे प्रस्ताव के। दूसरी क्या कंडीशन देखी जाएगी कि जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत होने चाहिए। यानी कि 545 में उस दिन अगर 400 लोग हैं, 400 लोग हैं या 420 लोग हैं तो 420 लोगों का 2/3 कितना होगा, 420 का 2/3 होगा 280। ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो 420 का 2/3 280 होगा, तो कम से कम 280 लोग उनके समर्थन में आने चाहिए। अब देखिए विशेष बहुमत में प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या कितनी थी लोकसभा में, 545, और 545 में हमने कहा कि 226 लोग कम से कम उसके पक्ष में हो, और यहां पर आ रहा 280, यानी कि आधे से 2/3 बहुमत ज्यादा है, तो इतना होना चाहिए। ऐसे ही राज्यसभा का देखा जाएगा। राज्यसभा में अगर आपके 250 लोग हैं तो 125 लोग ये हो गए, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3। अगर मान लीजिए उस दिन 200 लोग हैं उपस्थित हैं और मतदान करने के लिए, तो उसका 2/3 बहुमत, वो किसी भी दशा में 125 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 125 से कम हो गया तो फिर प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो ये दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। अगर 2/3 मेजोरिटी भी होनी चाहिए और टोटल संख्या का हाफ से कम नहीं होना चाहिए। जब ये दो शर्तें पूरी हो जाएंगी तो दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा, और यह प्रक्रिया दोनों सदनों में करनी पड़ेगी। अगर आपको बात न समझ में आई हो तो आप स्पष्ट करिएगा, मैं इसको आपको आपकी टिप्पणी में इसको समझा दूंगा कि किस प्रकार से प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 सदस्यों का बहुमत किस प्रकार से आगृत किया जाएगा। जिस भी अभ्यर्थी को अगर ये वाक्य ये लाइन न समझ में आ पा रही हो कि कैसे ये विशेष बहुमत का प्रस्ताव होगा, तो आप उस पर टिप्पणी करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को मैं स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी के माध्यम से उसको स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है,
तो जब ये 2/3 बहुमत के द्वारा, यानी कि दोनों सदन के 2/3 बहुमत, दोनों सदनों के उपस्थित एवं कुल उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पारित होगा, और ये 2/3 बहुमत किसी दशा में कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये प्रस्ताव सदन में पारित माना जाएगा और उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष यह जाएगा प्रस्ताव कि दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, और राष्ट्रपति महोदय उस पदाधिकारी को, उस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीईसी और सीएजी, जो भी अधिकारी के खिलाफ ये लाया गया है कदाचार और क्षमता का आरोप, उसके खिलाफ आदेश निर्गत किए जाएंगे, और आदेश निर्गत किए जाने के दिन से ही, वो के समय से ही वो पद से हट जाएगा। ये देश के लोकतंत्र का सौभाग्य है, यह हमारे देश के एक गरिमा का सौभाग्य है कि अभी तक किसी भी न्यायमूर्ति और किसी भी जज, कह सकते हैं सीएजी और सीसी के खिलाफ को हमने महाभियोग के द्वारा या सिद्ध कदाचार के द्वारा पद से नहीं हटाया है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आने वाले समय में ये सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर प्रस्ताव नहीं आएंगे। जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, अगर जो अभी आरोप किसी भी पर जो आरोप तथाकथित आरोप लगते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से सिद्ध होते हैं, तो किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ ऐसे महाभियोग को लाने का संसद को पूरा अधिकार है, और इसीलिए हमारा देश लोकतांत्रिक कहलाता है। संसदीय गरिमा और जिसको हम कहते हैं संसदीय सर्वप्रभुसत्ता, पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी है, वो इसी का प्रतीक है कि संसद महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने का अधिकार संसद के पास है, उसमें चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो और चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, लोकतंत्र सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।